हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक शुरू किया था रेस्पिरेशन। और उस टॉपिक में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप की रेस्पिरेशन होती है, और फिर उसके बाद हमने पल्मोनरी रेस्पिरेशन शुरू किया। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन जिसमें आर्गन एज ए रेस्पिरेटरी यूज होता है, वो होता है लंग्स। और हम ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे थे। आज हम क्या करेंगे, उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और स्टडी करेंगे कि रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, आज जिसे हम ब्रीथिंग भी बोलते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ब्रीथिंग मैकेनिज्म, किस तरीके से हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। इस चीज को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक स्केलेटन दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हाँ ये जो लंग्स है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनका सराउंडिंग कैसे है। तो चलिए हम पहले स्केलेटन सिस्टम को थोड़ा सा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्केलेटन है और इस स्केलेटन में हम देखेंगे कि लंग्स की लोकेशन क्या है। वो लंग्स होते हैं यहाँ पे, मतलब थोरेसिक कैविटी, ये सारी थोरेसिक कैविटी है। तो लंग्स जो है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय मीन ऑफ रिब्स। ये जो सारे हैं ये रिब्स हैं, ठीक। और सेंटर में होता है स्टर्नम। ये तो हुआ लंग्स के सामने। इसी तरीके से ये रिब्स जो है वो पीछे की तरफ गए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं कैमरा को नीचे से दिखाता हूँ। और पीछे की साइड पे क्या होता है, वर्टिकल कॉलम, ठीक है। तो हमारे लंग्स जो हैं वो इसी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट लंग टूवर्ड दिस साइड एंड राइट लंग टूवर्ड दिस साइड। सो स्टूडेंट्स, आपने अभी स्केलेटन सिस्टम देखा और उसमें देखा कि हमारे लंग्स की पोजीशन क्या है। अब हम इसे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो लंग्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द थोरेसिक कैविटी। स्केलेटन में हमने अभी देखा। उसके बाहर क्या है, रिब्स है, स्टर्नम है, और बैक साइड पे क्या है, वही रिब्स पीछे जा रहे हैं टू द वर्टिकल कॉलम। सो थोरेसिक कैविटी है पूरा घेरा हुआ है हड्डियों ने, बोन्स जिसे हम कहते हैं। और वो कौन से रिब्स, स्टर्नम। अब ये जो बोन्स हैं जब तक ये हिलेंगे नहीं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड और रिलैक्स नहीं कर सकते। और नीचे से, ये तो ऊपर से हमने स्केलेटन में देखा, और नीचे की तरफ से था डायफ्रागम। इसका मतलब जब भी हमने सांस लेनी है तो हमें इनकी मूवमेंट करवानी पड़ेगी, रिब्स की, स्टर्नम की और डायफ्रागम की, ठीक। सबसे पहले इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। वी कैन कॉल इट एज इंस्पिरेशन और इंस्पायरेशन। सांस को अंदर लेना। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्या मैकेनिज्म होगा, लेट्स सी। हम सांस को अंदर लेते हैं तो हवा नाक के थ्रू, ठीक है, नेजल पैसेज से जा रही है अंदर की तरफ, वो जाएगी फेरेंक्स में, फेरेंक्स से लैरिंक्स वाली साइड, ट्रैकिया वाली साइड और ब्रोंकस की साइड, एंड देन टूवर्ड द लंग्स, ठीक है। ऊपर जो है वो तो हमें पता है मैकेनिज्म कैसा है, सांस रेस्पिरेटरी पैसेज से अंदर जा रही है। लेकिन लंग्स में आके वो कैसे लंग्स में अंदर घुस रही है और कैसे वो बाहर जा रही है, इसे हम स्टडी करेंगे। इंस्पायरेशन के लिए हमें तीन चीजों की काफी ज्यादा जरूरत है। पहला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, सेकंड इज डायफ्रागम एंड थर्ड इज एब्डोमिनल मसल। तो ये तीन टाइप के मसल जरूरी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्रागम एंड एब्डोमिनल। रिब्स आप ऑलरेडी देख चुके हो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये है, मैंने रिब्स ड्रा किए हुए हैं क्योंकि स्केलेटन में आपको इंटरकोस्टल मसल नहीं दिखे, तो यहाँ बता देता हूँ कि रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल होते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। देन ये रिब्स है और सेंटर में आपको स्टर्नम दिख रहा है। फिर क्या होता है कि ये थोरेसिक कैविटी है, मतलब ये वाले जो लंग्स वाली जगह थोरेसिक कैविटी है, इसके इमीडिएटली नीचे यहाँ पे होता है डायफ्रागम। ये डायफ्रागम जो है वो इस शेप का आपको दिखता है, जिसे हम कन्वेक्स शेप बोलते हैं, ठीक। ये जो है लगातार इसी शेप में नहीं रहता, ये अपनी शेप को चेंज कर देता है, उसे हम अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। देन द एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल जिसे लेमैन में बोलते हैं ये पेट है, तो बेसिकली इसे एब्डोमेन बोला जाता है। इसके अंदर बड़े सारे ऑर्गन्स हैं, आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, पीछे की तरफ से किडनियां, ये सब कुछ जो है वो इसी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होगा, इंस्पिरेशन के टाइम पे या इंस्पायरेशन के टाइम पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्टर्नम है, यहां से देखिए डायग्राम में, ये जो स्टर्नम है ये अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पेन से दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये आपकी बैकबोन है जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये है आपके रिब्स और स्टर्नम सॉरी, और ये है आपके रिब्स। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, वो क्या करेगा, इस स्टर्नम को बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ लेके जाएगा। देखिए ये जो रेड कलर ग्रीन कलर का मार्कर है ये कहाँ जा रहा है, एक तो बाहर की तरफ एक ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो बीच की कैविटी है इसका स्पेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब यहीं पे देखिए कुछ लाइन मैंने डॉक्टर में दिखाई है, कुछ क्लियर सीधी लाइन है, ठीक है। अब जो डॉक्टर है ये बात की फेस है, पहली फेस ये वाली जिसमें हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये जो रिब्स है ये सीधा ऊपर की तरफ जाता है, स्टर्नम को बाहर की तरफ धक्का देता है और ऊपर की तरफ, जिस तरीके से मैंने आपको भी पेन में दिखाया। आप फिर से देख सकते हैं कि ये अगर आपकी बैकबोन है, ये रिब्स है, सॉरी स्टर्नम है, और ये देखिए जब रिब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, स्टर्नम को बाहर और ऊपर की तरफ लेके जाएगा। जब ये स्टर्नम बाहर और ऊपर की तरफ जाता है तो नेचुरली है जो थोरेसिक कैविटी है उसकी स्पेस बढ़ जाएगी। पहले देखिए अगर वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पहुंच चुका है, तो स्पेस क्या होगी, स्पेस उसकी बढ़ रही है। इसी तरीके से जो डायफ्रागम है, तो डायफ्रागम क्या होगा, वो भी कन्वेक्स की जगह कनकेव शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। तो लंग्स को जगह दो साइड से मिल रही है, एक वो आगे से भी फैल सकता है और एक टूवर्ड डाउनवर्ड। तो लंग्स के लिए स्पेस बढ़ रही है, ठीक है, स्पेस को लंग्स के लिए बढ़ाया जा रहा है। जब लंग्स के लिए स्पेस बढ़ जाती है उसमें नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिससे क्या होता है, हवा बाहर से खुद को खुद अंदर आ जाता है, सो एज टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसे मेंटेन करने के लिए मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। आप एक लिफाफा लीजिए, उस लिफाफे को कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी मुट्ठी में बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर वो अपनी मुट्ठी में बंद रहेगा तो इतनी ज्यादा हवा आएगी, लेकिन जैसे ही आप लिफाफे को छोड़ दोगे ऐसे करके, तो देखो वो खुद को खुद ऐसे खुलना शुरू कर देता है। आधो को पूरा भरेगा नहीं क्योंकि आप प्रेशर से हवा नहीं दे रहे हो, लेकिन वो एक्सपैंड करना शुरू कर जाएगा। वो लिफाफा एक्सपैंड क्यों कर रहा है, बिकॉज उसमें एयर जा रही है और उसे एक्सपैंड करवा रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, स्टर्नम को अपवर्ड और आउटवर्ड लेके चलेगा। दूसरी साइड से डायफ्रागम जो है वो अपनी शेप को चेंज करेगा, इंस्टेड ऑफ कन्वेक्स वो कनकेव शेप एक्वायर कर लेगा, सो दैट आपका लंग जो है वो एक्सपैंड कर सके। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस तरीके से। तो ये मैं थोड़ी सी डायग्राम ड्रा करके आपको दिखाना चाहूंगा। लेट्स से मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। ये है आपका लंग जो कि अब काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर चुका है, ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से, क्योंकि इसे दोनों साइड से रास्ता मिल चुका है एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। एब्डोमिनल मसल का क्या रोल है, एब्डोमिनल मसल रिलैक्स करते हैं, जितना एब्डोमिनल मसल रिलैक्स करेगा कितना ही डायफ्रागम नीचे की तरफ जा सकता है और थोरेसिक कैविटी की स्पेस बढ़ सकती है। नाउ व्हाट अबाउट एक्सपायरेशन, जब सांस छोड़नी है तो क्या मैकेनिज्म, तो इसका रिवर्स है। रिवर्स क्या होगा, एक्सपायरेटरी मसल रिलैक्स करेगा। अगर एक्सपायरेटरी मसल रिलैक्स करेगा तो ये जो चीज ऊपर जा रही थी रिब्स की, अब ये टूवर्ड नीचे आएगी। अगर ये नीचे आएगी तो जो स्टर्नम ऊपर चला गया था वो भी क्या आएगा, अब नीचे की तरफ, ठीक है। जब स्टर्नम पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक, तो अगर स्टर्नम पीछे की तरफ आएगा तो लंग्स को क्या होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो वो सामने से तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नीचे की साइड से भी क्या होगा, ये जो डायफ्रागम कनकेव बन गया था वो कन्वेक्स बनेगा, तो वो नीचे से भी उसकी स्पेस घटा रहा है। तो लंग्स की स्पेस दोनों साइड से कम हो रही है। जो उसे स्पेस आगे वाली साइड से मिली थी वो भी कम हो चुकी है, जो नीचे वाली साइड से मिली थी वो भी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैलून को आप लेके चलिए, दोनों साइड से उसे प्रेशर मिल रहा है तो हवा बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो ये जो डायग्राम मैंने ऐसे दिखाई, मैं कहता हूँ कि अगर ये वापस आएगा यहाँ पे तो लंग्स जो इतना एक्सपैंड किया था वो इतना एक्सपैंड नहीं करेगा, वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा इस साइड से, बिकॉज
अब यहाँ पे स्टर्नम आ चुका है और ये डायफ्रागम जो पहले ऐसे था, अब डायफ्रागम क्या होगा, इस तरीके से जा चुका है, तो जिसकी वजह से लंग्स और भी छोटा हो गया। ठीक है, तो लंग्स के छोटे होने से क्या होगा, जो उसमें हवा है वो बाहर की तरफ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई लंग ऐसे एक्सपेंड करेगा तो हवा अंदर आएगी, अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हवा बाहर जाएगी। ठीक, सो यहां पे देखिए एक्सपायरेटरी मसल जो है वो दोनों में काम आ रहा है। ठीक है, एक्सपायरेटरी मसल मतलब कौन सा, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो दोनों जगह काम आ रहा है। ठीक, सॉरी यहां पे मुझे लिखना था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसे एक्सपायरेटरी मसल भी कहते हैं, नो डाउट, लेकिन आप टर्म में कंफ्यूज ना हो जाओ। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो आप इतना ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने इंस्पायरेशन भी करवाई और एक्सपायरेशन भी करवाई, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन इसका फंक्शन अलग है। यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, बट यहां पे ये रिलैक्स कर रहा है। ठीक, दूसरी साइड देखिए डायफ्रागम, दोनों में डायफ्रागम कॉमन है, लेकिन यहां पे ये कनकेव शेप में था और यहां पे क्या हो गया, ये कन्वेक्स शेप में। तो जब सांस अंदर लेनी है वो कनकेव बन जाएगा और जब सांस बाहर छोड़नी है वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स। देन थर्ड इज एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल सांस जब अंदर लेनी है तो उसका इतना ज्यादा काम नहीं है, वो सिंपली थोड़ा सा रिलैक्स करेगा। ठीक, लेकिन जब सांस छोड़नी है तब भी उसका ज्यादा काम नहीं। एब्डोमिनल मसल का सबसे ज्यादा रोल कब आता है, जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारी सांस फूल जाती है और हमें ऑक्सीजन की डिमांड काफी ज्यादा चाहिए। आप रनिंग करते हो, आप क्लाइंबिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ऐसे जिससे आपको ऑक्सीजन की डिमांड जो बॉडी है वो बढ़ जाती है, उस टाइम पे क्या होता है, एब्डोमिनल मसल जो है वो ओवर एक्सपेंड करते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी सांस को छोड़ सके। और इसके अलावा आपका एक और मसल काम में आना शुरू हो जाता है, दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इससे पहले इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहीं पे भी काम नहीं करता। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल हम जब सांस लेते हैं जब छोड़ते हैं उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बट जब हम कोई एक्टिविटी काफी ज्यादा करते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, उस टाइम पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक्टिविटी में आ जाता है। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है, आपको पता है कि ये जो रिब्स हैं वो स्टर्नम है, ये पीछे की तरफ आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स कर रहा है। लेकिन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल फंक्शन में क्यों आया, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, आप ऐसे कर रहे हो। ठीक है, आपको सांस चढ़ी हुई है तो आप जल्दी जल्दी सांस लेना चाहते हो, उस टाइम पे क्या होगा, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो जल्दी से रिब्स को अपनी तरफ खींचेगा, फिर रिब्स बाहर जाएंगे, जल्दी से खींचेगा, फिर रिब्स बाहर जाएंगे, तो वो रिब्स और स्टर्नम को टूवर्ड लंग्स की तरफ जल्दी खींचता है ताकि आप सांस जल्दी से छोड़ सके। तो आप इस चीज को, इस टॉपिक में पढ़ते वक्त ध्यान दीजिए कि ये सारी जो टर्म्स है, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में टर्म सेम रहती है, लेकिन दोनों में जो टर्म्स हमने यूज किए उसके फंक्शन अलग है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, however in case of this it is relaxed. डायफ्रागम इस केस में कनकेव शेप है, however इस केस में वो कन्वेक्स शेप है। एब्डोमिनल मसल यहाँ पे आराम से रिलैक्स करते हैं, यहाँ पे वो क्या करेंगे, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एज वेल एज यहाँ पे इन केस ऑफ एक्सपायरेशन, जब कंडीशन क्या है, जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है एट द टाइम ऑफ, जब आपने काफी ज्यादा एक्सरसाइज की हुई है, तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम में आएंगे और वो क्या करेंगे, एक्सटर्नल के साथ मिलके जल्दी से रिब्स को खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे, ताकि आप सांस जो है वो जल्दी से ले सके। ठीक, आपको ये पता ही होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग ड्यूरेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। नॉर्मली हम सांस कितनी बार लेते हैं, 12 से 14 बार, लेकिन तब तो हमारी सांस लेने की जो टाइमिंग है वो 1 मिनट में कितनी हो जाती है, काफी ज्यादा, तो 20 बार, 25 बार, 30 बार ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये टाइमिंग बढ़ाने के लिए, सॉरी टाइमिंग को घटाने के लिए, ताकि साइकिल बढ़ सके, उसके लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिस्पॉन्सिबल है। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अब इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
कैसे ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दैट एक बात को आप दिमाग में रख लीजिए, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये जो टॉपिक सांस का लंग्स में आना, ठीक, मतलब ऑक्सीजन का लंग्स में आना और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये ब्रीथिंग है। और इस ब्रीथिंग को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अभी हम इंटरनल रेस्पिरेशन में पहुंचे ही नहीं, अभी तक बात सिर्फ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में चल रही है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक कंपोनेंट अभी यहाँ पे मिसिंग है जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस नेक्स्ट वीडियो।